हिस्ट्री हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग पॉलिटिक्स को लिए, सिविक्स पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? पावर शेयरिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर पावर शेयरिंग है क्या, डिफिनेशन क्या है पावर शेयरिंग की, या पावर शेयरिंग से आप समझते क्या? डिस्ट्रीब्यूशन पावर अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने क्लास 9th में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो उसके ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स। यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, ये 3 ऑर्गन्स हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन डेमोक्रेसी में होता है तो गवर्नमेंट के पास क्या आ जाता है? कॉमन पीपुल के द्वारा दिया गया पावर आ जाता है। अब उस पावर को गवर्नमेंट किसी एक ऑर्गन को नहीं दे सकता है। वो क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उसमें वो अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो गवर्नमेंट द्वारा अपने पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन पावर अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमारा क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। और आप इसके फंक्शन भी जानते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। आपके कंट्री में जो लॉ का फॉर्मेशन होता है, नए नए लॉज बनते हैं, कुछ ख़त्म भी किए जाते हैं, तो इसका काम होता है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ का इम्प्लीमेशन कराना। ये लॉ बना के छोड़ देगा, अब उस लॉ को लागू करने का काम कौन करेगा? और जुडिशरी का काम क्या है? जो लॉ बनता है उसको प्रोटेक्ट करना। जो लॉ बनता है उसको क्या करेगा? वो प्रोटेक्ट करेगा। अब आप कह रहे थे न्याय ना, तो न्याय का मतलब क्या होता है? अन्याय। अन्याय का अपोजिट है न्याय। अन्याय कब होता है? जब कंट्री के अंदर जो लॉ बने हैं उस लॉ को जब तोड़ा जाता है तब वहाँ पे क्या हो जाता है? इनजस्टिस आ जाती है। तो जुडिशरी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा लॉज वगैरह है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। और गवर्नमेंट क्या करती है? इन तीनों को अलग अलग तरीके से पावर देती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये हमारा क्या हो गया? पावर शेयरिंग। नीड ऑफ पावर शेयरिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज़ नीड ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने की ज़रूरत क्या है? पहले जब राजा महाराजा होते थे तो सब कुछ पावर उनके ही हाथ में होता था, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? और इस चैप्टर में हमको यही समझना है। अभी हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है? पहला होता है कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कोई भी कंट्रीज़ अगर है तो उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होंगे। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये सब हमारे क्या हैं? सोशल ग्रुप्स हैं। अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सही तरीके से पावर शेयरिंग नहीं करेगा, किसी एक पार्टिकुलर सोशल ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट देना चाहेगा, दूसरे सोशल ग्रुप को कम बेनिफिट मिले पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे कौन सी स्थिति आ जाती है? कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है। झगड़े का माहौल बन जाएगा कि नहीं? झगड़े का माहौल बन जाता है। तो अगर पावर शेयरिंग को सही तरीके से कर दिया जाता है तो कंट्री के अंदर जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं रहता है, सही से अगर पावर शेयरिंग किया जाए। और इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। एक तरफ आप बेल्जियम में देखोगे, बेल्जियम में सही तरीके से पावर शेयरिंग किया गया, और दूसरी तरफ श्रीलंका में देखोगे वहाँ पे सही तरीके से पावर शेयरिंग नहीं किया जाता है। फिर आप डिफरेंस निकालोगे कि दोनों कंट्री में आखिर हुआ क्या। दूसरा नीड क्या है? इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से किया जाएगा तो किसी भी कंट्री के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनी रहेगी। वो क्या रहेगी? बनी रहेगी। तो ये 2 नीड हैं पावर शेयरिंग के। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बेल्जियम का। तो सबसे पहले हम आपको बेल्जियम का ये मैप है,
बड़ा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। तो बेल्जियम का मैप है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। बेल्जियम का पहले हम लोग देख लेते हैं नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से बेल्जियम के। तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये कहाँ, ये क्या है, फ्रांस है आपका। क्या है, फ्रांस। यहाँ पे आपका क्या है, जर्मनी। यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वाला, इससे सटा एरिया क्या है आपका, जर्मनी। और ऊपर आपका क्या है, नीदरलैंड। तो आपको क्या करना है, ये जो इसके नेबरिंग कंट्री है इसको माइंड में रखना है। इससे क्वेश्चन MCQ टाइप का क्या हो सकता है, पुटअप हो सकता है। तो सीधी सी बात, इधर फ्रांस है, इधर जो आपका, और ऊपर तो आपका नेबरिंग कंट्री एक आका और छूटा होगा, तो उसको माइंड में रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला सबसे छोटा, या हम कह सकते हैं बहुत छोटा क्या है, एक कंट्री है जिसकी पूरी जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ है। और हमारे देश में जो हरियाणा, उससे भी ये क्या है, छोटा है, बेल्जियम। क्लियर। द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। लेकिन ये जो बेल्जियम है ना, इसका जो इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या, इसमें रहने वाले जो सोशल ग्रुप्स हैं ना, उनका समीकरण बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, उससे आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब आपको तो पढ़ने के लिए मैंने बना दिया है। देखिए, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एक हिस्सा है फ्लेमिश रीजन ना। ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा रीजन है, फ्लेमिश रीजन। ठीक है। ये क्या है आपका, वेलोनिया रीजन। कौन सा है, जो रेड कलर हमको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वेलोनिया। और जर्मन, यहाँ पे एक लाइनिंग ऐसे ऐसे बनी है ना, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो फ्लेमिश रीजन है, ये वाला एरिया, यहाँ पे 59% क्या बोला जाता है, डच लैंग्वेज बोलने वाली की संख्या कितनी है वहाँ पे, 59। ओवरऑल हम कंट्री का देख रहे हैं कंपोजिशन। और वेलोनिया रीजन जो है, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या क्या है, 40%। अगर हम ओवरऑल कंट्री में देखें तो मेजॉरिटी किसकी है, ओवरऑल कंट्री में नियर अबाउट 59% डच बोल रहे हैं और 40% फ्रेंच। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, अगर गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करेगी तो वो इस चीज़ को माइंड में रखेगी कि कौन मेजॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी में। अगर वो सही तरीके से पावर शेयरिंग करेगी तब तो वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता रहेगा, कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। अगर वो मेजॉरिटी का पक्ष लेके पावर शेयरिंग करेगी तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, नाखुश। अगर माइनॉरिटी का करेगा तो मेजॉरिटी नाखुश। तो यहाँ पे अभी आप इसको आगे समझोगे। तो पहले हम इसका इथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है, डच लैंग्वेज बोलने वालों की। और 1% लोग जो बोलते हैं, बचते हैं, वो क्या बोलते हैं, जर्मन। वो क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, फ्रेंच कंट्री इनका बॉर्डर है तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहाँ पे नीदरलैंड है इसलिए डच, और यहाँ पे जर्मन वाले इसलिए जर्मन। तो ये कंपोजिशन आपके माइंड में आ गया। इसमें एक चीज़ और है, अगर हम इसके कैपिटल को देखें, बेल्जियम का कैपिटल हमारा क्या, ब्रसेल। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे ये छोटा सा है ना, ये बेल्जियम का कंट्री है, इसका नाम क्या है, कैपिटल है, इसका नाम क्या है, ब्रसेल। अब अगर ओवरऑल में देखें तो मेजॉरिटी में डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल में देखें, ब्रसेल में देखें, वहाँ पे क्या सिस्टम है, तो आपको मिलेगा डच लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, 20%, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, 50%। तो ओवरऑल कंट्री में तो मेजॉरिटी डच वालों की है, लेकिन अगर कैपिटल की बात करते तो वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की। इतनी कंपोजिशन समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट का अगर फॉर्मेशन होगा ना, देखो सपोज दैट अगर यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है,
पार्टियां होंगी, तो पार्टियां क्या करेंगी, इस इथनिक कंपोजिशन को माइंड में रख के काम करेंगे। हमारे देश में जब इलेक्शन होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब किसी को इलेक्शन के लिए खड़ा किया जाता है पार्टी के थ्रू, तो पार्टी इस चीज़ को देखती है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी किसकी है, और उस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है। हाँ, जैसे अगर वहाँ पे मान लीजिए ओबीसी की संख्या ज़्यादा है तो कैंडिडेट कौन सा लाएगी, ओबीसी। इस चीज़ को माइंड में रखती है। कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, बेल्जियम में भी जब अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, पावर शेयरिंग की कंडीशन आएगी, तो गवर्नमेंट तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगी ना कि मेजोरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में है। अब कैपिटल में अगर कोई चीज़ हो रहा है, पावर शेयरिंग की बात हो रही है, कैपिटल में कोई सिस्टम लागू किया जाए, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि मेजोरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन। तो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है किसी गवर्नमेंट के लिए। अगर वो ओवरऑल कंट्री को देखेगी तब तो डच को चुनना चाहिए, मेजोरिटी को चुनेगी। अगर वो कैपिटल को देखेगी तो किसको चुनेगी, फ्रेंच को। अब उसके लिए विषम परिस्थिति है कि नहीं, एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया कि नहीं। कैसे पावर शेयरिंग करें, ओवरऑल कंट्री पे करती है तो डच की संख्या ज़्यादा है, कैपिटल के थ्रू करती है तो, लेकिन ब्रुसेल करता है। आगे आप इसको पढ़ो। ये पूरा आपको इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम का समझ में आ गया। आप इस चार्ट जो मैंने ऊपर लिखा वो सब इसमें क्या है, इसी चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो। तो उसे मैं बताऊंगा नहीं जो मैंने ऊपर लिखा है, कुछ चीज़ें मुझे बताना है ऊपर, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। अब आपको एक चीज़ और समझना है, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे उनकी संख्या कम थी। ओवरऑल कंट्री में अगर हम देखते हैं 40% ही है, लेकिन वो धनी थे। क्या थे, धनी थे, पावरफुल थे और धनी थे। और जो डच लैंग्वेज बोलने वाले, दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, जो डच लैंग्वेज बोलने वाले थे उनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन वो रिच नहीं थे और पावरफुल नहीं थे। तो ये चीज़ उनको डच लैंग्वेज बोलने वाले को लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाला जो उनकी संख्या कम है, लेकिन देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री में हो रहा है उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है, फ्रेंच को। ये कौन सोच रहा है, डच लैंग्वेज वाले सोच रहे हैं कि देश में जो इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो फ़ायदा हो रहा है वो मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि इस देश में मेरी संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसका फ़ायदा कौन ले रहा है, फ्रेंच, क्योंकि वो पावरफुल है इसलिए ले रहा है। तो इस चीज़ को सोच कर डच स्पीकिंग वाले क्या हो जाते हैं, एंग्री। और जब एक कम्युनिटी एंग्री हो जाता है दूसरे के अगेंस्ट, वहाँ पे कौन सी स्थिति क्रिएट होती है, कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है। और अगर कंट्री में सोशल ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो पीस रहेगा कंट्री के अंदर, नहीं रहेगा, सिविल वार की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है, गवर्नमेंट का, पावर शेयरिंग का, कि गवर्नमेंट कौन सा सिस्टम अपना के पावर शेयरिंग करे कि जितने भी सोशल कम्युनिटीज़ हो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो बेल्जियम का मैंने यहाँ पे देख लिया। ड्यूरिंग 1950 to 1960 टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज क्रिएटेड ड्यू टू दीज डिफरेंस। अब ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, यही जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट है ना, इस चीज़ को लेकर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, टेंशन। उनको लगता है, डच स्पीकिंग वाले को लगता है कि देश में जो मुनाफा हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है, उसका फ़ायदा कौन ले रहा है, फ्रेंच ले रहा है। और हम, जबकि हमारी संख्या क्या है, ज़्यादा है, हमें नहीं मिल पा रहा है। ये सोचते सोचते कि क्या क्रिएट कर देते हैं, वो टेंशन की स्थिति क्रिएट कर देते हैं। इज इट क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं श्रीलंका। अगर आप इंडियन मैप लेने जाओगे तो श्रीलंका का मैप आपको फ्री में मिल जाता है, तो कैसे बैगन की तरह लटका रहता है, ठीक। तो श्रीलंका का भी हमको क्या देखना है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, पूरा एकदम सागर के बीच में है। साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपुल, साउथ इंडिया के आसपास में, तमिलनाडु के आसपास में शायद है, और वहाँ की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 2 करोड़। क्लियर। देखो अब हम यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का समझेंगे।
देखिए यहाँ पे श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोले जाते हैं, एक है सिन्हाला स्पीकर्स लैंग्वेज बोलने वाले और दूसरा क्या है तमिल लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं वो किस धर्म में रहते हैं? बुद्धिस्ट। क्या है वो? बुद्धिस्ट है। और इनकी संख्या कितनी है? 74%। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या कितनी है? 74। और जो तमिल स्पीकर इनकी संख्या कितनी है? 18%। तो मेजॉरिटी किसकी हो गई? और माइनॉरिटी में कौन हो गया? अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल लैंग्वेज जो बोलने वाले हैं, ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका क्या हो जाता है? श्रीलंकन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन। जो हमारा श्रीलंकन तमिल है वो 13% है और इंडियन तमिल है वो कितने हैं? 5%। क्लियर हो गया? और ये दोनों किस धर्म से जुड़े होते हैं? या तो ये हिंदू हैं या तो फिर मुस्लिम। क्या है? मुस्लिम। जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं या तो ये हिंदू होंगे या तो फिर मुस्लिम होंगे। और जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले वो सब क्या है? बुद्धिस्ट है। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिलेगा, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन। इन दोनों के अतिरिक्त जो है वो हमारा 7% हमको क्या मिल जाते हैं? क्रिश्चियन मिल जाते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? वो दोनों बोलते हैं। ये हमेशा से झगड़ा लगाने का काम किए हैं। दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, वो तमिल भी बोलते हैं। और अब इनके बीच में भी क्या है? टेंशन क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा बताओ मुझे? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, अगर वो मेजॉरिटी को देखेगी तो मेजॉरिटी के लिए पावर शेयरिंग करेगी, तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई हो जाएगा। संतुष्टि उसको नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेगा? कन्फ्लिक्ट की स्थिति हो जाएगी। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका का ये आप केस पूरा समझोगे तो आपको समझ में आएगा। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1948 में। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटिजन पॉलिसीज मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपर मेकी। जब वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? किसको चुन लेती है? जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा है उसको। और मेजोरिटी किसकी ज़्यादा थी? तो सिन्हाला को क्या बना देती है? सुपर मेकी। सबसे ज़्यादा पावरफुल किस लैंग्वेज वालों को बना देती है वह? क्योंकि उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा। ठीक है। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट सुपीरियर प्लेस पर किसको रख देती है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले को। ये जो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहा है ये क्या है? हमारे लिए सुपीरियर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है अगर हम इनको खुश कर लेंगे तो जब कभी भी इलेक्शन होगा तो इनकी संख्या ज़्यादा है, सरकार हमेशा हमारी बनेगी। लेकिन इस डिसीजन से नाखुश कौन हो जा रहा है? तमिल लैंग्वेज वाले। फिर उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में। 1956 में एक एक्ट पास किया और उस एक्ट से उन्होंने क्या बोला कि अब सिन्हाला लैंग्वेज जो है ये कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिस में जहाँ कहीं पर भी काम होगा वो किस लैंग्वेज में काम किया जाएगा? अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट हर स्थान पे किसको सुपीरियर दिखा रही है? सिन्हाला लैंग्वेज। ऑफिस में भी सुपीरियर कर दिया, इलेक्शन में तो सुपीरियर था ही वो। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट्स जॉब। यहाँ पर भी देखो, कहीं अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात आती थी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको चुना जाता था? गवर्नमेंट जॉब आती थी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको चुना जाता था? हर जगह आपको मेजॉरिटी वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा स्थान दिया जाता था, माइनॉरिटी वाले को क्या है? कम। अब सोशल ग्रुप के बीच में क्या आ जाएगा? सेटिस्फाई नहीं होंगे वो, और जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट।
सिविल वार, ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। These decisions gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल। ये जो सिस्टम यहाँ पे बनाया था गवर्नमेंट ने, जो सिन्हाला लैंग्वेज को हर स्थान पे सुपीरियर दिखा रहा था, इस फीलिंग ने क्या किया, श्रीलंका के विभाजन, श्रीलंका को बांटने के कगार पे पहुँच जाता है कि तमिल वाले अब डिमांड करना चालू करेंगे कि आप हमको अलग कर दो और सिन्हाला को क्या कर दो, अलग, हम अपनी सरकार चलाएं और आप अपनी सरकार चलाओ। क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब में, ऑफिस में, हर जगह आप किस लैंग्वेज वाले को प्रेफर कर रहे हो, तो हमको अलग कर दो ना। हमको जब अलग कर दोगे तो हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपने लैंग्वेज को लेके चलेंगे। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंकन तमिल क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, किस चीज़ के लिए? पहला उनका डिमांड था कि तमिल को क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, और कहीं पर भी अगर एजुकेशन की बात है या जॉब की बात हो तो इक्वलिटी दिया जाए, मतलब जितना मेजॉरिटी को पावर हो शामिल होने का, उतने पावर किसको हो, माइनॉरिटी को भी दिया जाए। जितना सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले को सेलेक्ट किया जाए तो उतना ही सिलेक्शन किसका होना चाहिए, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले का भी होना चाहिए। ये इनकी डिमांड है। ये पार्टी बनाकर स्ट्रगल कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं कि मुझे भी मेरा राइट्स मिलना चाहिए। बाई 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलेमा। इलेमा मीन्स स्टेट होता है, इलेम मीन्स स्टेट, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो बहुत 1980 की बात है, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और वो डिमांड करते हैं कि तमिल को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए और एक इंडिपेंडेंट तमिल का निर्माण किया जाए। वो कौन सा पार्ट होगा, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है उसको डिवाइड करके अलग कर दीजिए और वो पार्ट किसका हो जाएगा, तमिल वालों का। तो यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट ने श्रीलंका में पावर शेयरिंग सही तरीके से नहीं किया, जिसका रिजल्ट निकल के क्या आता है, श्रीलंका बंटने के कगार पे आ जाता है। देखा ना, श्रीलंका में पावर शेयरिंग, अगर गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती तो सबसे पहले क्या होता, दोनों सोशल ग्रुप को सेटिस्फाई करती हो। ऐसा रूल रेगुलेशन वो बनाती कि दोनों सोशल ग्रुप क्या होते, सेटिस्फाई होते। और जब दोनों सोशल ग्रुप सेटिस्फाई होते तो श्रीलंका के बंटने का सवाल नहीं होता। लेकिन यहाँ जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पावर शेयरिंग जब किया तो सबसे ज़्यादा किसको सुपीरियर बनाया, मेजॉरिटी को सुपीरियर बनाया। तो अगर आप एक ग्रुप को सुपीरियर बना रहे हैं तो दूसरा सोशल ग्रुप नाराज़ होगा और उसका रिजल्ट निकल के क्या होता है, डिवीज़न ऑफ द कंट्री, देश के बंटवारे की स्थिति हो जाती है। और एट लास्ट में क्या होता है, इट सून टर्न इनटू सिविल वार। श्रीलंका में कौन सी स्थिति क्रिएट हो जाती है, सिविल वार की स्थिति क्रिएट हो जाती है।